आज का क्वेश्चन है काउंट नंबर ऑफ होप्स। क्वेश्चन बोल रहा है ए फ्रॉग जंप्स आइदर 1, 2 और 3 स्टेप्स टू गो टू द टॉप। इन हाउ मेनी वेज कैन इट रीच द टॉप ऑफ nth स्टेप? एज द आंसर विल बी लार्ज, फाइंड द आंसर मोडुलो दिस नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार इसको समझ लिया जाए। तो क्वेश्चन में एक फ्रॉग गिवन है। फ्रॉग 3 तरह के जंप कर सकता है, या तो हर एक स्टेप पे, या फिर हर एक सेकंड स्टेप पे, या हर एक थर्ड स्टेप पे। ये 3 तरह के जंप ये फ्रॉग कर सकता है। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि अगर फ्रॉग स्टार्टिंग में 0th लेवल पे है और उसको nth लेवल पे जाना है, nth लेवल पे जाना है, उस वाले केस में ये 0 से n पे जब जाएगा तो कितने वेज होंगे इसके पास, कितने वेज में ये जा सकता है। और वेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेज करेंगे इन जो ये जंप्स हैं इनकी हेल्प से। तो मान लेते हैं जैसे कि स्टार्टिंग में 0 लेवल पे, तो 0 से अगर 1 पे जाना है उस वाले केस में सिर्फ एक ही स्टेप होगा, ये वाले इस वाले से एक स्टेप जा पाएगा। तो n अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर n = 1 है उस वाले केस में जो आंसर होगा वो 1 होगा। अगर 0 पे है, 0 से इसको 2 पे जाना है उस वाले केस में इसके पास कितने तरीके होंगे? या तो एक एक के 2 जंप मारे, या फिर 1-2 का जंप मारे। टोटल इसके पास 2 वेज हो गए। इसी तरह से अगर 0 से इसको 3 पे जाना है उस वाले केस में कितने तरीके होंगे? या तो एक एक के 3 स्टेप करे, या फिर 1-2 का 1-1 का, या फिर 1-1 का 1-2 का, या फिर 1-3 का ही मार ले। इससे क्या हो गया? टोटल कितने वेज हो गए? एक वे, दूसरा वे, तीसरा वे, चौथा वे, तो टोटल 4 वेज हो गए। इसी तरह से अगर n = 4 होता, इसको 0 से 4 पे जाना है तो कितने स्टेप्स होंगे, मतलब कितने वेज होंगे? तो चारों एक एक के जंप मार सकता है, या फिर 2-2 के मार सकता है, 1-3 का 1-1 का, या फिर 2-1-1 कर सकता है, 1-1-2 कर सकता है, 1-2-1 कर सकता है, 3-1 है और 1-3 है, 1,3। तो ये कितने वेज हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस वाले केस में 7 हो गए। पर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 0 से 5 के लिए, 0 से 6 के लिए, इस तरह से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे उसको एक बार समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं इस जो फ्रॉग है उसको जाना है 0 से 4th वाले स्टेप पे। फ्रॉग अभी यहाँ पे उसको 4th पे जाना है, तो 0 से 4th पे जाएगा, 0 से 4th पे जाएगा। जितने भी वेज होंगे, मान लेते हैं x वेज हैं, उतने ही वेज इसको लगेंगे उतरने में। अगर 4th से ये 0 पे उतरता है उस वाले केस में भी x ही लगेंगे, क्योंकि जितने जाने में लगेंगे उतने ही आने में वेज लगेंगे। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ समझ आ गई फिर ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया। अब इसको रिवर्स तरीके से समझते हैं। हमें जाना है 0 से 4, अब हम क्या करेंगे? इसको उतारेंगे 4th से लेके 0 तक। तो अभी फ्रॉग यहाँ पे है, तो जब फ्रॉग एक स्टेप डाउन जाएगा तो वो 3rd स्टेप पे आ गया, n = 3 पे आ गया। अब हमें इससे आगे का काम और नहीं करवाना। इस मतलब जब 3 पे आ गया तो हम क्या करेंगे? जो 3 पे वैल्यू थी उसको पुट कर देंगे, क्योंकि 0 से 3 पे जाने का जितने भी स्टेप थे उतने 3 से 0 पे जाने के लगेंगे। तो जैसे 3 पे आया तो 3 की वैल्यू रख दी हमने, क्या थी? 3 की 4 थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 प्लस, यहाँ से 2 स्टेप से भी जंप ले सकता है वो। जैसे 2 पे लिया वो n = 2 वाली पोजीशन पे आ गया। जैसे इस वाली पोजीशन पे आया हमने बोला कि जो n = 2 पे जो आंसर था उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ये 2 पुट कर दिया। फिर फ्रॉग क्या कर सकता है? 3 का जंप भी ले सकता है, क्योंकि उसके पास 3 तरीके के जंप है। तो जैसे ही यहाँ पे आया 3 का जंप लिया 4 से, तो n = 1 पे आ गया। जैसे n = 1 पे आया तो हम जो 1 वाली वैल्यू उसको भी पुट कर देंगे। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 4 + 2 + 1 = 7 आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड भी है। इस वाले केस में आया था 7 ही आया था यहाँ से। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर n = 5 पे है वो, तो हम क्या करेंगे? 5 से वो एक स्टेप लिया तो 4th पे आएगा, तो 4th की वैल्यू पुट कर दी। जब वो 2 स्टेप लेके 3rd पे आएगा तो 3rd वाले की पुट कर दी। 3 स्टेप लेके 2nd पे आएगा तो 2nd वाले की पुट कर दी। तो ये सारी वैल्यूज़ हम कहीं पे स्टोर करवा लेंगे, और फिर जैसे ही अगले वाले का फाइंड करना होगा इन वैल्यूज़ की हेल्प से अगले वाले को फाइंड कर देंगे। तो जैसे 4 का क्या था? 7, 3 का था 4 और 2 का 2 था, तो ये आ गया कुछ 7 और 4 11 और 2 13। इसी तरह से मतलब हर एक n की हम निकाल सकते हैं। n 6 की निकालनी होगी, आराम से निकल जाएगी, जो भी आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी?
हम हर एक स्टेप पे हर एक एन की वो निकाल रहे हैं, हर एक एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। तो हर एक एन पे विजिट कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी। और अगर एरे में स्टोर करवा के चलते हैं तो उस वाले केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो गई। पर अगर 3 वेरिएबल ले लेते हैं ए बी सी नाम के, अगर उनमें स्टोर करवा के चलते हैं और एक आंसर नाम का ले लेंगे जिसको आखिरी में रिटर्न कर देंगे, अगर ये 4 वेरिएबल्स लेके चलते हैं उस वाले केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 4 हो जाएगी, जो कि ऑफ 1 के इक्विवेलेंट होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। मैं इसका कोड लिख देता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। तो सबसे पहले इफ़ n अगर 0 है उस वाले केस में रिटर्न 0 का तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही है। तो n अगर 1 है उस वाले केस में रिटर्न 1 करना है। इफ़ n अगर 2 है उस वाले केस में रिटर्न 2 करना है। और इफ़ n इक्वल टू 3 है उस वाले केस में रिटर्न 4 करना है। और अब 4 वेरिएबल ले लेते हैं। लॉन्ग ए स्टार्टिंग में 1 होगा, ए में मतलब 1 की स्टोर करवा रहे हैं, बी में 2 का और सी में 3 का। और एक आंसर नाम का ले लेते हैं वेरिएबल जो स्टार्टिंग में 0 होगा। वो एक लूप लगाते हैं 4 int i इक्वल टू 4 से, क्योंकि 3 की वैल्यू तो हमने डायरेक्ट रिटर्न कर दी। अब 4 से कैलकुलेट करेंगे, 4 से i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। जो आंसर है वो कैसे अपडेट होगा, a प्लस बी प्लस सी। और इसका मोड लेना है क्योंकि आंसर ग्रेटर हो सकता है। यहाँ पे लिखा है आंसर कैन बी लार्ज, सो इसका मोडुलो लेना है। मोडुलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और a को फिर b करना है, b को c करना है और c को आंसर करना है। और फिर एंड में जैसे लूप ख़त्म होगा n पे जाके रिटर्न करना है आंसर को। एक बार सबसे बड़ी वैल्यू के लिए चला देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे POTD। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप किसी को भी टी शर्ट चाहिए GFG की तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मेरे पास 2 एक्स्ट्रा टी शर्ट्स हैं।